कहानी इतनी खतरनाक और दिमाग हिला देने वाली है कि अगर आप इसे रात में अकेले देख रहे हो तो भाई अपने कमरे की लाइट ऑन कर लो, क्योंकि आज हम जिस गुफा के अंदर जाने वाले हैं ना, वहां से आज तक कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं आया। मतलब नो वन। अब जरा सोचो, एक ऐसा क्रीचर जो इंसानों को मारकर उनकी हड्डियों को कलेक्ट करता है जैसे कोई ट्रॉफी हो, और इसी वजह से उसे कहते हैं द बोन कीपर। अब कहानी की शुरुआत आज से नहीं बल्कि पूरे 4 लाख साल पहले होती है। स्पेस से एक बहुत बड़ा उल्कापिंड यानी मीटियोरॉइड सीधा आकर धरती से टकराता है। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की पूरी जमीन हिल गई। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उस वक्त दुनिया में इंसान बहुत कम थे, तो किसी की जान नहीं गई। पर ट्विस्ट यह है कि वो सिर्फ एक पत्थर नहीं था, उसके अंदर कुछ जिंदा था। एक ऐसी चीज जो इस दुनिया की थी ही नहीं, एक एलियन। पास ही की एक गुफा में एक छोटा सा आदि मानव का परिवार रह रहा था। अचानक गुफा के गहरे सन्नाटे में से एक अजीब सी आवाज आती है। अब घर का जो मुखिया था, जो फादर था, वो थोड़ा चौकन्ना हो जाता है। वो देखने के लिए गुफा के अंदर जाता है कि भाई माजरा क्या है। पर अंदर जो चीज उसका इंतजार कर रही थी वो इतनी खौफनाक थी कि वो उससे लड़ना तो दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। उस क्रीचर ने उसे वहीं खत्म कर दिया, उसका मांस खाया और उसकी हड्डियों को एक ट्रॉफी की तरह अपने पास रख लिया। यार सच बताओ तो मुझे तो यहीं से डर लगने लगा है। अगर मैं उस वक्त वहां होता ना, तो आवाज सुनते ही उल्टे पैर भाग जाता। अंदर देखने की गलती तो कभी नहीं करता। खैर, इसी तरह उस मॉन्स्टर का नाम पड़ा द बोन कीपर। अब टाइम को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और सीधे चलते हैं साल 1976 में। एक मेल जर्नलिस्ट था जिसे अजीब और अनोखी कहानियों को कवर करने का बड़ा शौक था। उसे कहीं से खबर मिलती है कि स्कॉटलैंड की एक रहस्यमयी गुफा में कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। अब भाई जर्नलिस्ट था तो बिना डरे अपना कैमरा उठाता है और निकल पड़ता है इन्वेस्टिगेट करने। वो गुफा के अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ता है, उसे जमीन पर इंसानों की हड्डियां दिखने लगती हैं। माहौल एकदम सन्नाटे से भरा और डरावना था। और तभी अचानक अंधेरे में से वो बोन कीपर निकलकर आता है और उस पर हमला कर देता है। उस हड़बड़ी और चीख पुकार में जर्नलिस्ट का कैमरा वहीं जमीन पर गिर जाता है और वो खुद कभी बाहर नहीं आ पाता। अब आते हैं आज के जमाने में। हमारी मुलाकात होती है ओलिविया नाम की एक लड़की से। ओलिविया उसी जर्नलिस्ट की पोती है। उसने अपने दादाजी को कभी देखा नहीं था, लेकिन आज वो उनके बारे में सब कुछ जानना चाहती है। क्यों? क्योंकि ठीक 2 हफ्ते पहले उसकी मां भी अचानक गायब हो गई और ओलिविया को पक्का यकीन है कि उसकी मां उसी मनहूस गुफा में गई है जहां सालों पहले उसके दादाजी गायब हुए थे। अब सफर इतना खतरनाक था तो ओलिविया के दोस्त भी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। उसकी 2 सहेलियां नादिया और एनाबेल भी साथ चलती हैं। गाड़ी ईथन चला रहा था और उसके बगल वाली सीट पर निक बैठा था। रास्ते में उन्हें एशले नाम की एक लड़की मिलती है जो लिफ्ट मांग रही थी। अब एशले कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक यूट्यूबर थी जिसके काफी सारे सब्सक्राइबर्स थे और वो बहुत ही कम बजट में ट्रैवल करके वीडियोस बनाती थी। निक उसे पहचान लेता है तो वे गाड़ी रोक देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद एशले इस इलाके को उनसे बेहतर जानती होगी। एशले का असली प्लान तो किसी हॉन्टेड जगह पर जाकर कंटेंट बनाना था, लेकिन जब ईथन उसे बताता है कि वे लोग एक गुफा में बोन कीपर नाम के क्रीचर को ढूंढने जा रहे हैं, तो एशले के कान खड़े हो जाते हैं। उसे लगता है कि बॉस, ओलिविया की यह स्टोरी तो बहुत तगड़ी है, इस पर वीडियो बनाया तो पक्का वायरल हो जाएगा। इसलिए वो भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाती है। हालांकि ओलिविया का एक और दोस्त रॉबी इस बात के खिलाफ था कि किसी अनजान यूट्यूबर को साथ ले जाया जाए, पर मेजॉरिटी के सामने उसकी एक नहीं चलती। एशले तुरंत अपना कैमरा चालू करती है और हर चीज रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। वैसे उसने बोन कीपर का नाम पहली बार सुना था। निक उसे समझाता है कि भाई, बोन कीपर एक ऐसा मॉन्स्टर है जो इंसानों को खाता है और उनकी हड्डियां जमा करता है। एनाबेल भी बताती है कि वे लोग वहां ओलिविया की लापता मां को ढूंढने जा रहे हैं। एशले को लगता है कि अगर ये कहानी इंटरनेट पर वायरल हो गई तो शायद ओलिविया की मां को ढूंढने में मदद मिलेगी। चलते चलते वे लोग एक कैबिन में पहुंचते हैं जिसे उन्होंने रेंट पर लिया था। बाकी सब तो थोड़े रिलैक्स थे, खासकर एशले जो बस अपने कंटेंट में बिजी थी। लेकिन ओलिविया बेचारी बहुत परेशान थी, उसका दिल बैठा जा रहा था। ईथन और निक को अभी भी उस क्रीचर की कहानी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था।
वे तो बस ओलिविया का साथ देने आए थे ताकि उसे तसल्ली मिल सके। पर दिक्कत यह थी कि उन्हें गुफा की सही लोकेशन ही नहीं पता थी। उनके पास बस एक ही सुराग था, प्रोफेसर हैरिसन, जो उस इलाके के केव सिस्टम यानी गुफाओं के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। उस रात वे लोग पास के एक लोकल पब में जाते हैं। पब में काफी भीड़ थी और इन नए चेहरों को देखकर सब उन्हें ही घूरने लगते हैं। वहां की दीवारों पर कई सारे मिसिंग पर्सन के पोस्टर्स लगे हुए थे। साफ दिख रहा था कि ये वो लोग थे जो बोन कीपर की तलाश में निकले और फिर कभी वापस नहीं आए। ईथन ड्रिंक्स ऑर्डर करता है, लेकिन वहां का बारटेंडर उन्हें सर्व करने के बजाय सवाल पूछने लगता है कि तुम लोग यहां क्या कर रहे हो। जैसे ही ईथन प्रोफेसर हैरिसन का नाम लेता है, पूरे पब का माहौल एकदम बदल जाता है। सन्नाटा छा जाता है। बारटेंडर बहुत सतर्क हो जाता है, खासकर यह सुनकर कि ये लोग गुफा में लापता हुए किसी इंसान को ढूंढ रहे हैं। पब के बाकी लोग भी उनकी बातें सुनने लगते हैं और माहौल में एक अजीब सा तनाव आ जाता है। उन्हें वहां रुकने तो दिया जाता है, लेकिन एक साफ चेतावनी मिलती है कि उस गुफा के आसपास भी मत फटकना। ईथन इस बात को हंसकर टाल देता है। उसे लगता है कि यह बोन कीपर सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है जो टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए बनाई गई है। पर पब में कुछ लोग ऐसे भी थे जो मानते थे कि वो क्रीचर सच में है और वे उस गुफा से कोसों दूर रहते थे। वहीं कुछ लोग दावा कर रहे थे कि वे उसे मारने की नीयत से वहां गए थे। जो भी हो, एक बात तो साफ थी कि इस ग्रुप का वहां स्वागत नहीं किया जा रहा था। तब ओलिविया आगे आकर सबको समझाती है कि वे किसी एडवेंचर के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी मां को ढूंढने आए हैं और उन्हें बस प्रोफेसर हैरिसन से कांटेक्ट करना है। जैसे तैसे जानकारी निकालकर वे लोग उसी वक्त रात के सन्नाटे में प्रोफेसर हैरिसन के घर पहुंच जाते हैं। वक्त बहुत कम था, इसलिए वे बिना सोचे समझे दरवाजा खटखटाते हैं। जब प्रोफेसर दरवाजा खोलते हैं तो उनके हाथ में एक हथियार था और वो इन लोगों को देखकर बिल्कुल खुश नहीं थे। वो उन्हें तुरंत वहां से चले जाने को कहते हैं। और जैसे ही नादिया के मुंह से बोन कीपर का नाम निकलता है, प्रोफेसर बिना सोचे समझे मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन ओलिविया हार मानने वालों में से नहीं थी। वो जोर से चिल्लाकर कहती है कि वो उसी जर्नलिस्ट की पोती है जिसके रिसर्च को कभी खुद प्रोफेसर हैरिसन ने डॉक्यूमेंट किया था। ये सुनते ही पासा पलट जाता है। प्रोफेसर हैरिसन दरवाजा खोलते हैं और उन्हें अंदर बुला लेते हैं। पर अंदर आते ही वो एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं, चाहे जो भी वजह हो, उस गुफा के अंदर पैर भी मत रखना। जो भी वहां गया वो कभी लौट कर नहीं आया। हालांकि वो सीधे तौर पर बोन कीपर का नाम नहीं लेते क्योंकि उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं था, पर उनकी चेतावनी में एक गहरा डर था। ईथन अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि वे पूरी तैयारी के साथ आए हैं। उनके पास कैमरे हैं, गियर्स हैं और अगर वो क्रीचर सच में वहां है तो वे उसका सॉलिड एविडेंस लेकर ही बाहर आएंगे। प्रोफेसर हैरिसन उसकी बात से बिल्कुल इंप्रेस नहीं होते। वो कहते हैं कि अगर तुम कुछ रिकॉर्ड कर भी लेते हो तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम जिंदा बाहर आ ही जाओगे। और फिर वो एक ऐसा राज खोलते हैं जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। प्रोफेसर बताते हैं कि ओलिविया के दादाजी ने असल में उस बोन कीपर का एक फुटेज रिकॉर्ड कर लिया था और वो रिकॉर्डिंग इस वक्त खुद प्रोफेसर के पास है। प्रोफेसर हैरिसन खुद अंदर से पूरी तरह मान चुके थे कि बोन कीपर कोई अफवाह नहीं बल्कि हकीकत है, लेकिन दुनिया उनकी बातों को बकवास समझती थी। सबको लगता था कि ओलिविया के दादाजी का वो फुटेज सरासर फेक और एडिटेड है। खैर, हमारा ये ग्रुप तो जैसे भूत सवार करके बैठा था। उन्होंने प्रोफेसर से वादा किया कि अगर उन्हें गुफा में कुछ भी मिला तो वो सारा डेटा सबसे पहले उन्हें ही लाकर सौंपेंगे। बस उन्हें गुफा की सही लोकेशन चाहिए थी। शुरुआत में तो प्रोफेसर ने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि रास्ता बताकर वो अपने हाथ और बेगुनाह लोगों के खून से नहीं रंगना चाहते। तभी ओलिविया को एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है। वो कहती है कि ठीक 2 हफ्ते पहले उसकी मां भी प्रोफेसर के पास इसी काम के लिए आई थी। तब भी प्रोफेसर ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी मां भी इसी ग्रुप की तरह जिद्दी थी और नहीं मानी। अब यहां पर रॉबी बीच में आता है और सीधे शब्दों में कहता है कि देखो प्रोफेसर, आप रास्ता बताओ या ना बताओ, हम तो वहां जाकर ही रहेंगे। और अगर आप हमें बिना गाइडेंस के जाने दोगे तो खतरा हमारे लिए और ज्यादा बढ़ जाएगा। हम आपको साथ चलने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, हमें बस जगह का पता चाहिए। प्रोफेसर को मनाने के लिए ओलिविया अपने दादाजी की वो पुरानी डायरी निकालती है जिसके अंदर गुफा के रास्तों का एक हाथ से बनाया हुआ नक्शा था।
उस मैप को देखकर ओलिविया की आंखों में एक उम्मीद थी कि शायद उसकी मां अभी भी जिंदा हो और वो उसे बचा ले। यार, सच बोलूं तो यहां पर मुझे प्रोफेसर की फटी हुई हालत देखकर थोड़ा अजीब लग रहा था। पर जब कोई इतना जिद्दी हो तो इंसान क्या ही करे। प्रोफेसर हैरिसन भी उस नक्शे को देखकर इंप्रेस हो जाते हैं और आखिरकार मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन रास्ता बताने से पहले वो उन्हें एक बहुत जरूरी चीज दिखाना चाहते थे। वो समझाते हैं कि बच्चों, खतरा सिर्फ वो मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि वो गुफा खुद अपने आप में एक भूल भुलैया है। जमीन के नीचे जाकर वो रास्ता हजारों अलग अलग रास्तों में बंट जाता है। जहां एक बार खो गए तो दोबारा सूरज देखना नसीब नहीं होगा। प्रोफेसर ने अपनी आधी जिंदगी उस गुफा का नक्शा बनाने में लगा दी थी, लेकिन जब से उन्हें ओलिविया के दादाजी का वो आखिरी फुटेज मिला, उन्होंने वहां दोबारा कभी कदम नहीं रखा। अब प्रोफेसर वो पुरानी रील प्ले करते हैं। फुटेज की शुरुआत में ओलिविया की मां के बचपन के कुछ फुटेज दिखते हैं जो उस जमाने के हिसाब से रिकॉर्ड किए गए थे। फिर स्क्रीन पर आता है वो मंजर जब उसके दादाजी गुफा के अंदर जा रहे थे। गुफा के काफी अंदर पानी का एक गर्म चश्मा यानी हॉट स्प्रिंग था। और साइंस का एक सिंपल रूल है, जहां पानी होगा वहां लाइफ यानी जिंदगी जरूर होगी। शुरुआत में रील में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी अचानक अंधेरे से कुछ निकल कर आता है, दादाजी पर हमला करता है और कैमरा गिरते ही रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। ईथन, जो अपने आप को बहुत बड़ा शाना समझ रहा था, तुरंत बोल पड़ता है कि अरे ये तो कुछ भी हो सकता है, शायद कोई गिरता हुआ पत्थर हो या दादाजी के हाथ से कैमरा छूट गया हो। प्रोफेसर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि दुनिया भी यही सोचती है। लेकिन जब इस फुटेज को फ्रेम बाय फ्रेम बहुत ध्यान से देखा जाता है, तब स्क्रीन पर एक ऐसी खौफनाक तस्वीर सामने आती है जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वीडियो के सिर्फ एक सिंगल फ्रेम में वो बोन कीपर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। अब चूंकि वो सिर्फ एक फ्रेम में था, इसीलिए लोगों को लगा कि ये एडिटिंग का कमाल है। लेकिन प्रोफेसर बताते हैं कि जब वो उस गुफा में दादाजी को ढूंढने गए थे, तो उस कैमरे के आसपास चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खून बिखरा हुआ था। इसी एक सबूत ने प्रोफेसर को यकीन दिला दिया कि ओलिविया के दादाजी और उसकी मां दोनों को उसी एक क्रीचर ने अपना शिकार बनाया है। प्रोफेसर हैरिसन का मानना था कि ये बोन कीपर इस धरती का जीव है ही नहीं, बल्कि ये वही एलियन है जो 4 लाख साल पहले मीटियोरॉइड के साथ आया था, क्योंकि गुफा के पास आज भी उस उल्कापिंड के टकराने के निशान मौजूद हैं। लेकिन ईथन तो कसम खाकर बैठा था कि जब तक मॉन्स्टर उसके सामने आकर उसे हेलो नहीं बोलेगा, वो यकीन नहीं करेगा। वो एलियंस और पैरानॉर्मल चीजों को सिरे से खारिज कर देता है। तब प्रोफेसर अपनी पैंट ऊपर करके एक ऐसा जख्म दिखाते हैं जिसे देखकर सबका कलेजा मुंह को आ जाए। वो बताते हैं कि उन्होंने उस क्रीचर को सिर्फ देखा नहीं है, बल्कि वो खुद उसका शिकार बन चुके हैं। जब वो बच्चे थे तो अकेले जंगलों में उस मीटियोरॉइड वाली जगह को ढूंढने निकल जाते थे। एक दिन उन्हें वो गुफा मिली और अंदर से अजीब आवाजें आईं। जैसे ही वो डरकर भागने लगे, अंधेरे से एक लंबे टेंटिकल यानी एक अजीब से सूंड जैसे हाथ ने उनका पैर जकड़ लिया। वो खुशकिस्मत थे कि किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकले, लेकिन उस क्रीचर के हमले से उनके पैर में एक अजीब सा जहर फैल गया था, जिसने उनका पैर हमेशा के लिए खराब कर दिया। उस वक्त उनके पेरेंट्स को लगा कि किसी जंगली जानवर ने हमला किया है और प्रोफेसर ने लाख समझाने की कोशिश की, पर किसी ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। भाई, मुझे तो प्रोफेसर के लिए बहुत बुरा लग रहा था। बचपन में ऐसा खौफनाक एक्सपीरियंस और ऊपर से कोई यकीन भी ना करे, बंदा तो मेंटली हिल ही जाएगा ना। आखिरकार प्रोफेसर हैरिसन उन्हें गुफा का रास्ता बताने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ 2 सख्त शर्तों पर। पहली शर्त, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सब हमेशा एक साथ रहोगे, कोई भी अकेला नहीं घूमेगा। दूसरी शर्त, तुम वहां उस बोन कीपर का शिकार करने नहीं जा रहे हो। तुम्हारा मकसद सिर्फ एक छोटा सा सबूत जुटाना है, ताकि हम पुलिस और अथॉरिटीज को बुला सकें और फिर प्रोफेशनल्स आकर इस मामले को संभालें। अगले दिन सुबह सारा तामझाम लेकर यह पूरा ग्रुप गुफा की तरफ निकल पड़ता है। गुफा के एंट्रेंस तक का सफर बहुत ही स्मूथ और आसान था। प्रोफेसर की बातें सुनने और वो फुटेज देखने के बाद भी इस ग्रुप के आधे से ज्यादा लोगों के दिमाग में यही था कि अरे ये सब अंधविश्वास है। फिर भी ईथन सेफ्टी के लिहाज से पूरे गियर्स और रस्सियां साथ लाया था ताकि रिस्क कम से कम हो। एशले का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग और कंटेंट पर था। वो हर एक सेकंड को कैमरे में कैद कर रही थी। लेकिन ओलिविया का हाल अलग था।
उसे गुफा के मुंह को देखकर ही महसूस हो रहा था कि उसकी मां इसी अंधेरे में कहीं उसका इंतजार कर रही है। जब सब कुछ रेडी हो जाता है तो ये सातों लोग एक एक करके उस खौफनाक और अंधेरी गुफा के अंदर कदम रखते हैं। अब बॉस, ये कोई टूरिस्ट प्लेस तो था नहीं कि अंदर लाइट्स और चलने के लिए पक्का रास्ता बना हो। वहां की जमीन बहुत ही ज्यादा ऊबड़ खाबड़ और खतरनाक थी, जहां एक गलत कदम और आप सीधे सैकड़ों फीट नीचे। ओलिविया के दादाजी के उस हाथ से बने नक्शे को देखकर वे बहुत ही संभल कर आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि अंदर के रास्ते लगातार बदल रहे थे। तभी अचानक ओलिविया के पैर के पास कपड़े का एक टुकड़ा आता है जिस पर सूखे हुए खून के धब्बे थे। उसी वक्त नादिया की नजर गुफा की दीवार पर पड़ती है, जहां एक अजीब सा सफेद गाढ़ा लिक्विड या कोई सब्सटेंस लगा हुआ था। अब चूंकि नादिया और रॉबी दोनों का साइंस बैकग्राउंड था, तो उनका साइंटिस्ट वाला कीड़ा जाग जाता है। वो रुककर उसे एग्जामिन करने लगते हैं। नादिया कहती है कि यह कोई बायोलॉजिकल सेडिमेंट लगता है, पर वो इसे पहचान नहीं पा रही थी। रॉबी अपना माइक्रोस्कोप निकालता है और कहता है कि ये जो भी लिक्विड है ये हाइड्रोफोबिक है, यानी पानी के बिल्कुल खिलाफ रिएक्ट करता है। और जैसे ही वो माइक्रोस्कोप के लेंस से उस लिक्विड को देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उस लिक्विड के अंदर कुछ सेल्स अभी भी जिंदा थे और हिल रहे थे। बाकी ग्रुप थोड़ा आगे निकल जाता है, लेकिन एशले थोड़ी पीछे छूट जाती है। उसे लगता है कि एक शांत कोने में अकेले खड़े होकर वीडियो बनाएगी तो थोड़ा सीरियस और डरावना वाइब आएगा। लेकिन जैसे ही वो कैमरा ऑन करती है, अचानक उसे महसूस होता है कि उस घने अंधेरे में कोई है, कोई बहुत बड़ी चीज जो उसे घूर रही है। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ जाती है और वो तुरंत ग्रुप के पास वापस भागने का फैसला करती है। शुरुआत में उसे लगता है कि शायद उसके दोस्त उसे डराने के लिए कोई प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन तभी बिना किसी वार्निंग के अंधेरे से एक बहुत बड़ा मस्कुलर टेंटिकल बिजली की रफ्तार से बाहर आता है। बोन कीपर एशले पर सीधा हमला कर देता है। वो ग्रुप से इतनी दूर थी और गुफा का सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी हलक से निकली चीख भी बाकी लोगों तक नहीं पहुंच पाती। वो क्रीचर उसे पलक झपकते ही घसीटकर अंधेरे में ले जाता है। उधर गुफा के दूसरे हिस्से में ओलिविया और बाकी सब एक छोटी सी जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। उन्हें सामने दो अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं और वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब किस तरफ जाना है। रॉबी एक साइंटिस्ट वाला दिमाग लगाता है और सजेस्ट करता है कि भाई एक काम करते हैं, हम दो ग्रुप्स में बंट जाते हैं ताकि दोनों रास्तों को एक साथ चेक कर सकें। लेकिन एनाबेल तुरंत मना कर देती है। उसे प्रोफेसर हैरिसन की वो बात याद थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, साथ नहीं छोड़ना है। ओलिविया को लगता है कि गुफाएं अंदर जाकर कहीं ना कहीं आपस में जुड़ ही जाती हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ईथन भी रॉबी की बात से सहमत हो जाता है, क्योंकि दो ग्रुप्स में बंटकर वे ज्यादा एरिया कवर कर सकते थे। वोटिंग होती है और मेजॉरिटी के फैसले के हिसाब से वे ग्रुप को बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी अचानक निक को याद आता है कि अरे, एशले तो अभी तक वापस नहीं आई, उसे हम यहीं पीछे नहीं छोड़ सकते। ईथन कहता है कि निक, तुम जरा पीछे जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ, फिर जिस भी ग्रुप से तुम्हारा कांटेक्ट हो पाए उसके साथ मिल जाना। यार, सच बताऊं तो यह इस पूरी कहानी का सबसे गलत फैसला था। प्रोफेसर ने चीख चीख कर कहा था कि साथ रहना, पर इन लोगों ने अपनी होशियारी में पूरे ग्रुप को 3 हिस्सों में बांट दिया। रॉबी और नादिया एक साथ हो गए, ओलिविया, एनाबेल और ईथन दूसरे रास्ते पर निकल गए और बेचारा निक अकेला पीछे चला गया एशले को ढूंढने, बिना यह जाने कि एशले का काम तो तमाम हो चुका है। निक अंधेरे में अपने कदमों के निशानों को ढूंढते हुए वापस जाने की कोशिश करता है। वो बार बार एशले का नाम पुकारता है, लेकिन गुफा के सन्नाटे से कोई जवाब नहीं आता। वो जैसे जैसे गहराइयों में जाता है, उसका डर बढ़ने लगता है। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो अलर्ट हो जाता है। नीचे देखने पर उसे किसी जानवर के जबड़े की हड्डी मिलती है। वो अपनी सर्च जारी रखता है और थोड़ा आगे बढ़ते ही दीवार पर ताजा चमचमाता हुआ खून बिखरा हुआ दिखता है और ठीक उसी के पास जमीन पर गिरा हुआ मिलता है एशले का फोन। अब निक को पक्का यकीन हो जाता है कि बॉस, कुछ तो बहुत ही भयानक कांड हुआ है। वो डर के मारे फिर से एशले को आवाज लगाता है, पर इस बार जवाब में कोई आवाज नहीं, बल्कि दूर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है। निक उस चीख की तरफ भागता है और जैसे ही वो एक कोने में मुड़ता है, उसके सामने साक्षात मौत खड़ी थी। वो बोन कीपर अंधेरे से निकलता है और बिजली की फुर्ती से निक पर हमला कर देता है।
निक चाहे जितना भी ताकतवर रहा हो, उस एलियन मॉन्स्टर के सामने उसकी एक नहीं चलती और वो भी गायब हो जाता है। अब चलते हैं ओलिविया के ग्रुप की तरफ। वे लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक हवा में एक बहुत ही गंदी सड़ी हुई बदबू फैलने लगती है। ईथन कहता है कि शायद कोई जानवर मर गया होगा और उसकी बॉडी पूरी तरह डिकम्पोज नहीं हुई है, इसलिए ऐसी आंतें सड़ाने वाली बदबू आ रही है। कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से वे नाक बंद करके आगे बढ़ते रहते हैं। तभी दीवारों पर उन्हें फिर से वही सफेद लिक्विड दिखाई देता है जो नादिया ने देखा था, और थोड़ा आगे बढ़ते ही एनाबेल को जमीन पर सुनहरे बाल मिलते हैं जो 100% किसी इंसान के थे। अब उनके दिलों में भी ये बात बैठने लगी थी कि इस गुफा में कोई ना कोई तो है जो लोगों को मार रहा है, लेकिन फिर भी वे अपने डर को छुपाने के लिए बोन कीपर के सच को मानने से इनकार कर रहे थे। ईथन उन बालों को एक प्लास्टिक बैग में संभाल कर रख लेता है ताकि बाद में सबूत के तौर पर काम आए। तभी उन्हें एक अजीब सी चरचराहट की आवाज आती है। ईथन को लगता है कि अरे ये शायद नादिया और रॉबी होंगे जो पास के किसी रास्ते से गुजर रहे होंगे और उनकी आवाज गूंज रही है। लेकिन असल में नादिया और रॉबी की कहानी तो कुछ और ही चल रही थी। वे दोनों अपने साइंटिस्ट वाले मोड में इतने खोए हुए थे कि उन्हें आसपास के खतरे का अंदाजा ही नहीं था। उन्हें जो भी अजीब पत्थर या लिक्विड दिखता, वे रुककर आराम से उसके सैंपल्स कलेक्ट करने लगते, जैसे किसी पिकनिक पर आए हों। लेकिन तभी एक ऐसी आवाज होती है जो बिल्कुल अलग थी। वे दोनों जैसे ही ऊपर सिर उठाकर देखते हैं, गुफा की छत से एक विशाल टेंटेकल नीचे लटक रहा था। अब कोई नॉर्मल इंसान होता तो डर कर भाग जाता, लेकिन नादिया तो खुशी से उछल पड़ती है। उसे लगता है कि भाई ये तो साइंस की दुनिया की कोई नई स्पीशीज यानी नई प्रजाति है जिसे आज तक किसी ने ढूंढा ही नहीं है। वो रॉबी से कहती है कि जल्दी करो, अपना कैमरा निकालो और इस जादुई पल को रिकॉर्ड करो। और भाई जैसे ही रॉबी कैमरा ऑन करता है, वो क्रीचर बिना एक सेकंड गंवाए सीधे नादिया पर झपट्टा मारता है। वो टेंटेकल नादिया को जकड़ता है और पलक झपकते ही उसे ऊपर अंधेरे में खींच ले जाता है। रॉबी बिल्कुल असहाय होकर खड़ा रह जाता है। वो अपनी दोस्त को अपनी आंखों के सामने गायब होते देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। मुझे तो नादिया की इस बेवकूफी पर गुस्सा आ रहा था। मतलब भाई, सामने साक्षात मौत लटक रही है और तुम्हें रिसर्च की पड़ी है। अगर मैं होता ना तो सैंपल तो दूर, वहां अपना जूता भी छोड़कर भाग जाता। उधर दूसरी तरफ ईथन, ओलिविया और एनाबेल अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। अब वो रास्ता धीरे धीरे बहुत ही संकरा, सीधा और थका देने वाला होता जा रहा था। और भाई हद तो तब हो गई जब उन्हें रास्ते में जगह जगह इंसानों की हड्डियां बिखरी हुई दिखने लगीं। डराने वाली बात यह थी कि उनमें से कुछ हड्डियों पर अभी भी ताजा मांस चिपका हुआ था, जिसका मतलब साफ था कि शिकार अभी हाल ही में किया गया है। वहीं पास में उन्हें कुछ ट्रैकिंग गियर्स और रस्सियां भी मिलती हैं जो एकदम नई थीं, उन पर कोई जंग नहीं लगा था। यह देखकर ओलिविया का दिल बैठ जाता है क्योंकि ये सारे गियर्स उसकी मां के ही थे। खतरा अब उनके सिर पर मंडरा रहा था, पर उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तभी गुफा के सन्नाटे को चीरती हुई रॉबी की एक भयानक चीख गूंजती है। दरअसल नादिया के जाने के बाद रॉबी वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, पर वो बोन कीपर उसे दोबारा ढूंढ लेता है और उस पर हमला कर देता है। उसकी वो आखिरी चीख ओलिविया के ग्रुप तक पहुंचती है। वे लोग आवाज की दिशा में भागते हैं, पर गुफा की बनावट ऐसी थी कि आवाज हर तरफ से गूंज रही थी और सही दिशा का अंदाजा लगाना मुश्किल था। आखिरकार एक पतली सी सुरंग से होते हुए वे रॉबी तक पहुंच ही जाते हैं। रॉबी अभी जिंदा था, पर बहुत बुरी तरह जख्मी था और डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। वो रोते हुए बताता है कि बोन कीपर कोई एक जीव नहीं है, बल्कि यहां उनका पूरा खानदान रहता है। और जैसे ही वे लोग ऊपर टॉर्च मारते हैं, सबके होश उड़ जाते हैं। गुफा की छत से सैकड़ों अजीब से गोल गोल अंडे लटके हुए थे। वे लोग असल में बोन कीपर के घोंसले यानी उनके नेस्ट में खड़े थे। वहां चारों तरफ इंसानों की खोपड़ियां और हड्डियां किसी शो पीस की तरह सजी हुई थीं, और अंधेरे में उनसे भी बड़ा एक मॉन्स्टर छुपा हुआ था। तभी ईथन नोटिस करता है कि जैसे ही टॉर्च की तेज रोशनी उन क्रीचर्स पर पड़ती है, वे डर कर पीछे हट जाते हैं। रोशनी ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वे अपनी सारी टॉर्च और लाइट्स ऑन कर लेते हैं और उसी रोशनी के सहारे रास्ता बनाते हुए वहां से भागने लगते हैं।
भागते भागते उन्हें जमीन पर एशले का कटा हुआ पैर मिलता है, जिसे देखकर एनाबेल की चीख निकल जाती है। वे पूरी तरह रास्ता भटक चुके थे, पर ईथन कहता है कि बस ऊपर की तरफ चढ़ते रहो, कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। तभी उन्हें दूर से निक की आवाज सुनाई देती है, पर वो आवाज बहुत अजीब थी। असल में वो बोन कीपर एक पैरासाइट की तरह इंसानों की बॉडी को कंट्रोल कर सकता था और वो निक के शरीर को एक कठपुतली की तरह यूज करके उनके पीछे आ रहा था। ईथन अपने कैमरे का फ्लैश चमकाकर उस मॉन्स्टर को पीछे धकेलता है और किसी तरह एक एक करके वे सब गुफा के मुहाने से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही वे चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि वो क्रीचर्स चांद की रोशनी से भी डरते थे और गुफा से बाहर नहीं आ सकते थे। वे लोग रॉबी को थर्मल ब्लैंकेट में लपेटते हैं, क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार चढ़ रहा था और वो बड़बड़ा रहा था कि ये क्रीचर्स इंसानों से भी पुराने हैं। ईथन किसी तरह ऊंचाई पर जाकर फोन का सिग्नल ढूंढता है और प्रोफेसर हैरिसन को कॉल करके सारी सच्चाई बताता है और सबूत भेज देता है। प्रोफेसर तुरंत आर्मी और अथॉरिटीज को अलर्ट करते हैं। उधर कैबिन में ओलिविया को अपनी मां का वो लॉकेट मिलता है जो वो कभी अपने गले से नहीं उतारती थी। ओलिविया रोने लगती है कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी अचानक रात के अंधेरे में वो क्रीचर्स जंगल के रास्ते उनके टेंट पर हमला कर देते हैं। हां भाई, वे गुफा से बाहर आ चुके थे, क्योंकि जंगल में घना अंधेरा था। पलक झपकते ही वे रॉबी और एनाबेल को खींच कर ले जाते हैं। ईथन एनाबेल को तो बचा लेता है, पर खुद उस मॉन्स्टर का शिकार बन जाता है। अब सिर्फ ओलिविया बची थी। वो गिल्ट में टूट चुकी थी कि उसकी वजह से उसके सारे दोस्त मारे गए, पर वो हार मानने के बजाय अपनी सारी लाइट्स उठाती है और अकेले दोबारा उस मौत की गुफा में घुस जाती है। अंदर ईथन मरने से पहले अपने फोन से उस सबसे बड़े बोन कीपर का लाइव स्ट्रीम कर रहा था। ओलिविया जैसे ही उस नेस्ट के सेंटर में पहुंचती है, उसे अपनी मां की डेड बॉडी दिखती है। वो रोते हुए मां के गले से वो चेन निकालती है। तभी वो विशाल मॉन्स्टर ओलिविया के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ओलिविया अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी मां की एक पुरानी वॉइस रिकॉर्डिंग प्ले कर देती है। अजीब बात यह थी कि उस आवाज को सुनकर वो मॉन्स्टर रुक जाता है और हमला नहीं करता। ठीक उसी वक्त प्रोफेसर हैरिसन के साथ आर्मी की एक पूरी टीम गन्स और बारूद लेकर गुफा में घुसती है और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है। क्रीचर्स पीछे हट जाते हैं और टीम ओलिविया को सही सलामत बाहर निकाल लेती है। इसके बाद वे पूरी गुफा को डायनामाइट से उड़ा देते हैं, ताकि वो सारे मॉन्स्टर्स हमेशा के लिए जमीन के नीचे दफन हो जाएं। कहानी खत्म हो जाती है। ओलिविया सेफ थी, पर प्रोफेसर आर्मी को वार्न करते हैं कि गुफा का सिर्फ एक मुंह बंद हुआ है। जमीन के नीचे उनके बाहर निकलने के और भी रास्ते हो सकते हैं। और कहानी का सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब कुछ सोल्जर्स चुपके से एक बोन कीपर के बच्चे को बैग में बंद करके ले जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें इसके लिए मोटी रकम मिली थी। पर वो छोटा मॉन्स्टर बैग फाड़कर उन पर हमला कर देता है और इसी के साथ ये खौफनाक दास्तान यहीं खत्म होती है। तो भाई, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि अगर किसी सुनसान जगह पर मिसिंग के पोस्टर्स लगे हों, दीवारों पर एलियन का थूक चिपका हो और कोई बंदूकधारी बुढ़ा चिल्लाकर कह रहा हो कि अंदर मत जाओ, तो अपनी हीरोपंती घर पे छोड़कर सीधे यू टर्न मारो, घर जाओ, कंबल ओढ़ो और आराम से कोई कुकिंग चैनल शुरू कर लो। कम से कम जान तो बची रहेगी। खैर, अगर आपको इस कहानी को सुनने में मजा आया और लगा कि हाँ भाई, किसी दोस्त ने बैठकर पूरी स्टोरी अच्छे से समझाई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि अगर आप ईथन की जगह होते तो क्या उस गुफा में जाते। रही बात सब्सक्राइब करने की, तो देखो यार, मैं कोई जबरदस्ती या फोर्स नहीं करने वाला कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, भीख मांग रहा हूं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको सच में मेरा ये कैजुअल अंदाज और ये कहानियां पसंद आ रही हैं और आप आगे भी ऐसी ही डीप डाइव और मजेदार वीडियोस देखना चाहते हो, तभी सब्सक्राइब बटन दबाना। वरना भाई, सब्सक्राइब करके अपना कीमती टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दिल से अच्छा लगा हो तभी जुड़ना। मिलते हैं अगली किसी ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले संडे सस्पेंस या थ्रिलर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और गुड बाय।